प्रयास कर रहे हैं। वो जरूर चाहेंगे कि जो पंजाब की हवा है वो हरियाणा में आए, और उनके साथी या उनके विपक्षी चाहेंगे कि हिमाचल जैसी हवा हरियाणा में रहे, लेकिन प्रयास जारी है। इस बीच अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रभारी राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी को। सत्र को होस्ट करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर। संवाद हरियाणा कॉन्क्लेव 2023 बदलाव के 8 वर्ष का ये 5वां सत्र अब सुशील गुप्ता जी के साथ। जनता टीवी के संवाद कॉन्क्लेव 2023 बदलाव के 8 वर्ष को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं और राज्यसभा सांसद हैं सुशील गुप्ता। सुशील गुप्ता के साथ आम आदमी पार्टी की हरियाणा को लेकर क्या रणनीति है और इसके अलावा हरियाणा में जो मौजूदा गठबंधन की सरकार है उसको, उसके कामकाज को, इस 8 साल के बदलाव की बात सरकार जो करती है उसको आम आदमी पार्टी किस रूप में, किस नज़र से देखती है, इस पर भी बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हमारे साथ सुशील गुप्ता हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है सर जनता टीवी के कॉन्क्लेव में आपका जी। तो सर सबसे पहला यही सवाल कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री अभी कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ थे और बातचीत उनके साथ ही आपको बैठाकर करनी थी चर्चा, लेकिन समय के चलते आप थोड़ी देरी से थे। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल यही कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो अपना एजुकेशन का मॉडल है वो हर राज्य में लेकर जाती है। आम आदमी पार्टी जो है वो हर बार ये कहती है, दावा करती है कि दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है वो इतना बेहतरीन मॉडल है कि हम जिस भी राज्य में जाएंगे इसे लागू करेंगे। अभी आपने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को सुना, वो आपके इस मॉडल को नकार रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल कुछ भी नहीं है। मेरे से ज्यादा आपने ही उनको सुना है कि वो क्या आपके शिक्षा के क्या कहेंगे सर? मैंने शिक्षा मंत्री जी को सुना। शिक्षा मंत्री जी एक अच्छे व्यक्तित्व हैं, बढ़िया आदमी हैं, परंतु हरियाणा के लोगों को खुशी होती कि एक पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री होता, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होता, एजुकेशन के क्षेत्र की जानकारी रखता। अगर हरियाणा को अंडर ग्रेजुएट शिक्षा मंत्री मिलेंगे तो हरियाणा शिक्षा में कहाँ जाएगा, आप विचार लगा सकते हैं। मैंने अंत में उनकी 2-3 बातें सुनी जब मैं आया हूँ जी। तो उन्होंने कहा कि हमने QR कोड लगाया है, अपराधी तुरंत पकड़ा जाएगा। अगर बच्चों को अपराधी की नज़र से देखेंगे तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय होगा। लेकिन सर नकल रोकने की बात उन्होंने की है। नकल इस तरह रोकने से की बात नकल की, अगर रोकने के लिए कोई QR कोड या कोई टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, करते। परंतु बच्चे को अपराधी की दृष्टि से देखना ये कहीं भी दुनिया के सभ्यता के अंदर नहीं होता। बच्चों को हमें मौका देना पड़ेगा, अच्छे संसाधन देने पड़ेंगे, बढ़िया टीचर्स देने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, तो बच्चा नकल नहीं मारेगा। बच्चे के टीचर स्कूल्स में है नहीं, उसकी जिंदगी खराब होती है, उसको अच्छा करिकुलम दिया नहीं गया जी। स्कूलों के अंदर बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आज भी आजादी के 75 साल बाद हरियाणा में बच्चे फर्श पे बैठते हैं, टाट पट्टी पे बैठते हैं, इनकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर खुद बैठते हैं। मैं कहता हूं बच्चों को अपराधी की दृष्टि से ना देखें, बच्चों को भारत के भविष्य की दृष्टि से देखें तो ज्यादा बढ़िया होगा। शिक्षा मंत्री जी ने एक बात और कही अभी जो मैं सुन रहा था, मैंने उनके पॉइंट नोट किया, अगर वो बेहतर होता यहाँ पे रुकते। 10 में से 1 स्कूल में साइंस देंगे जी। क्या बात? मैंने उनसे बात भी की कि साइंस स्ट्रीम बंद करने के आरोप भी लग रहे हैं, विपक्ष भी कहता है, बच्चे भी कहते हैं। शिक्षा मंत्री जी ने खुद माना, खुद कह के गए यहाँ पे इसी मंच पे कि 10 में से 1 स्कूल के अंदर हम साइंस देंगे। हर स्कूल में तो अध्यापक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर ये साइंस के विद्यार्थियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते जी, उस गांव के बच्चे को 10 गांव पार करके जाना पड़ेगा। हर स्कूल, गांव में तो स्कूल भी नहीं है, हो सकता है 50 गांव पार करके जाना पड़े। बार बार शिक्षा मंत्री जी ने एक बात कही कि मैं एक बात को मानता हूं कि टीचर्स की कमी है, हम उसको पूरा कर लेंगे। कब पूरा कर लेंगे साहब? आपका दूसरा टर्म इस सरकार का खत्म होने वाला है, बीजेपी की सरकार का। आप कहते हैं हम पूरा कर लेंगे। मैं कहो तो इनके कुछ आंकड़े में नोट करके लाऊं। आपके पास अगर कोई आंकड़े, सरकार का ये कहना है, शिक्षा मंत्री अभी कह रहे थे कि हमारे पास जो टीचर्स की कमी है वो करीब 8000 का हमने विज्ञापन जो है मैं इन्हीं के पोर्टल के आंकड़े आपको बताता हूं। हरियाणा में 2022 में 10वीं क्लास के 87,090 बच्चे फेल हुए जी। 32,501 बच्चों की कंपार्टमेंट आई जी। 10वीं क्लास का रिजल्ट 64.59% था।
जिसमें लड़कियां 69% और लड़के 60%। जी गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट अगर मैं बात करता हूं हरियाणा का तो 59.74% रहा जी। और प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट 79। मतलब ये इनके सरकारी स्कूल 59% बच्चे पास होते हैं। पॉलिटेक्निक की अगर मैं बात करता हूं 50% शिक्षकों की कमी है आज भी। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में 1027 पद हैं इनके पास कुल और 486 टीचर हैं, उसमें केवल जी 26 प्रिंसिपलों में से 19 प्रिंसिपल के पद खाली हैं आज भी। हरियाणा के अंदर पिछले साल 105 सरकारी स्कूल इन्होंने बंद किए हैं, इनकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी बंद हुए हैं। 56 स्कूल ऐसे हैं जहां पे पीने के पानी की आज भी व्यवस्था नहीं है जी और कुल 14,562 स्कूलों में से 2651 स्कूल ऐसे हैं जहां पे आज टूटी से पानी नहीं मिलता, नल से पानी नहीं मिलता। कहीं मटके रखे हुए जी। हैं तो कहीं पे दूसरी व्यवस्था कर रखी है। 28% टीचर्स के पद खाली हैं आज भी। आप अगर मैं इस आंकड़ों की उसके अंदर जाऊं, मैं ड्यूसिप के आंकड़ों की बात करूं, ठीक है सर, लेकिन उसमें ये कह रहे हैं शिक्षा मंत्री कि हमने हरियाणा का जो कौशल रोजगार निगम बनाया है उसके जरिए एक टेम्परेरी भर्ती फिलहाल कर रहे हैं। नया जो शैक्षणिक सत्र शुरू होगा उससे पहले तमाम जो टीचर्स की जो खाली पद है उन पर टीचर्स होंगे, क्योंकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कैसे करेंगे? दावा कर रहे हैं। 2010-11 में इनका शिक्षा का बजट 17% था जी। हरियाणा का, उसको छोड़ दें। खट्टर साहब ने ज्वाइन किया 14-15 में, जी बीजेपी की सरकार बनी जब 16.9% था जी उसके बाद लगातार घटता चला गया, कहीं 12%, कहीं 13%, कहीं 13%, 13%, 14%, 14.2% पिछले साल था। जी। लगातार इनका शिक्षा का बजट घट रहा है, तो भर्ती कैसे करेंगे? इनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, उस बजट के अंदर ये स्कूल अच्छे नहीं करना चाहते, कैसे करेंगे? इनके लिए कोई बजट में प्रोविजन करना पड़ेगा ना। लेकिन गुप्ता जी, क्यों कौशल रोजगार से टीचर लेने पड़ते हैं? क्यों नहीं स्थायी भर्ती करते? क्यों अनट्रेन टीचर्स को के साथ लेके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं? लेकिन आप गुप्ता जी जिस दिल्ली के स्कूल एजुकेशन की या जो स्कूल के जो आपका मॉडल है उसकी बात करते हैं, उस पर अभी हाल ही में जो रिपोर्ट एक आपने देखी है, जो अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें तो दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है उसको बिल्कुल फ्लॉप बताया गया है और ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार के पास कुछ गिने चुने स्कूल है, बाकी एनडीएमसी देखती है वहां पर। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की अमेरिका के अखबार तारीफ करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के फर्स्ट पेज पे आता है। मैं सुनिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर मैं अगर आप कंपैरिजन दोगे दिल्ली के अमेरिका के साथ तुलना करने की बजाय हरियाणा, पंजाब या फिर मैं कह रहा हूं जी, दिल्ली के अंदर सीबीएसई बोर्ड है भारत सरकार का जी, और हमारा 12वीं क्लास का रिजल्ट 99.21% आया है जी, 10वीं क्लास का रिजल्ट 98.21% आया है जी, ये भारत सरकार का है। लेकिन इसकी सर दिल्ली में आपकी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो कितने स्कूल की व्यवस्था देखती है? कितने स्कूल है, संख्या कितनी है उनकी? देखिए, दिल्ली के अंदर 1.5 करोड़ की आबादी है, स्कूलों की संख्या सर मैं कह रहा हूं 1.5 करोड़ की आबादी है जी, और 1.5 करोड़ की आबादी के लिए हमारी सरकार ने आने के बाद में 40,000 नए क्लासरूम बनाए हैं जो लगभग 5,000 स्कूल के आसपास हो जाते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ठीक है सर, क्योंकि सुनिए, मैं आपको वही बता रहा हूं, स्कूलों की व्यवस्था बता रहा हूं, जी, क्योंकि भूमि डीडीए के अंदर है, भारत सरकार के अंदर है, वो भूमि हमें नहीं दे पा रहे, परंतु हम जो सीमित संसाधन है हमारे पास, जितनी भूमि है उसी के अंदर नए क्लासरूम बना के बड़े बड़े स्कूलों की मुकाबला वहां पे कर रहे हैं। दिल्ली के बच्चों को बिजनेस ब्लास्टर सिखाया जाता है, दिल्ली के बच्चों को पैसे देके ऐसे मॉडल बनवाए जाते हैं कि वो नौकरी देने वाले नहीं, नौकरी करने वाले बने। दिल्ली के स्कूलों के अंदर आज आईआईटी, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग के विभिन्न छात्र थोक मात्रा में निकल रहे हैं। ये कह रहे हैं ना हम प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला करेंगे जी, ये कह रहे हैं हम करेंगे, अगली बार सरकार की योजना बना रहे हैं। दिल्ली के अंदर 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़ छोड़ के सरकारी में भर्ती हो गए कि सरकारी स्कूल अच्छे हो गए। सर मेरा सवाल सिर्फ वही है, आप आंकड़ों को घुमा फिरा कर बता रहे हैं, 40,000 क्लासरूम बता रहे हैं आप। मैं ये पूछ रहा हूं सर कि आपके पास, दिल्ली की सरकार के पास, दिल्ली में कितने स्कूल हैं जिनकी आप व्यवस्था देखते हैं? चूंकि सर मेरी जानकारी के मुताबिक उनकी संख्या सैकड़ों में है। हरियाणा की अगर बात करें तो 15,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूल हैं सर, जो सरकार को देखने हैं। पूरे प्रदेश का दायरा 15,000 से ज्यादा स्कूल, और उसके बाद आपके दिल्ली के स्कूलों की संख्या बता दीजिए सर कि कितने आप स्कूल हैं जिनकी आप व्यवस्था देखते हैं। ये तो आप मानते हैं ना कि दिल्ली में व्यवस्था देखने में और हरियाणा में व्यवस्था देखने में तो फर्क है? नहीं साहब, बच्चे
देखिए, मकान जब घर बनता है ना, वो ईंट दीवारों से नहीं बनता, जी वो आदमियों से बनता है। दिल्ली के हर स्कूल के अंदर क्वांटिटी के अंदर बच्चे हैं, लगभग 6,000 स्कूल हैं दिल्ली के अंदर, जी सैकड़ों की बात ना करें, हजारों में हैं। जी और 6,000 स्कूल में अगर मैं इनके एवरेज बच्चों की बात करता हूं तो हमारे स्कूलों में जो बच्चे हैं, और इनके यहाँ कहीं पे 20 बच्चे भी हैं, कहीं पे 10 बच्चे भी हैं। स्कूल ये बंद करने जा रहे हैं क्योंकि वहां पे टीचर ही नहीं है, ट्रेन टीचर नहीं है इनके यहाँ। मैं इनकी अगर एक मोटे तौर पे जी इनकी जी पोजीशन आप बता आंकड़ा दूं, रखिए सर। जी हरियाणा में लिटरेसी का जो अनुपात है 65.47% है, जी और एक स्कूल में 10 टीचर हैं, जबकि दिल्ली के एक स्कूल में मिनिमम 27 टीचर हैं, जो एवरेज है। जी दिल्ली में ट्रेन्ड टीचर का प्रतिशत 99.7% है, जबकि हरियाणा में कौशल विकास से टीचर रख रहे हैं, ट्रेन टीचर इनके पास है ही नहीं। 28% तो टीचर कम है, टीचर ट्रेन है ही नहीं। हरियाणा में 204 स्कूल ऐसे हैं जहां पे बिजली का कनेक्शन नहीं है आज तक। ये बात टेक्नोलॉजी की करते हैं, टैब की बात करते हैं, टैब चलेगा किस चीज में? 204 स्कूल हैं। वही कह रहे हैं सर, यूडाइस इनका रिकॉर्ड है, इनके रिकॉर्ड से मैं डाउनलोड करके लेके आया हूं। आपके पास आंकड़े हैं सर, लेकिन सरकार ये कहती है कि जो हमने 5 लाख से ज्यादा टैब दिए हैं वो ना केवल देश में बल्कि कोई ऐसा विदेशों में भी नहीं होगा कि एक साथ 5 लाख हमने टैब दिए। भ्रष्टाचार में ना नंबर 1 है। कहां पे है वो? जी। कौन से स्कूल में? एक स्कूल दिखाओ, मैं शिक्षा मंत्री के साथ चलता हूं, एक स्कूल ऐसा दिखा दें जिसके अंदर सारे बच्चे टैब से पढ़ रहे हो। जी इनका इंटरनेट ही नहीं है, इनका बिजली का कनेक्शन नहीं है। 56 स्कूल ऐसे जिनमें पानी का कनेक्शन नहीं है। मैं आपको तो एक बात और बता दूं, बड़े आश्चर्य की बात होगी, 12,845 स्कूल इनके ऐसे हैं जिनमें रैम्प और हैंडरिल की व्यवस्था नहीं है कि स्पेशल नीड का चाइल्ड कैसे जाएगा। 13,440 स्कूलों में चाइल्ड विद स्पेशल नीड का अरेंजमेंट नहीं इनके यहाँ। दिल्ली का एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये अरेंजमेंट ना हो। इनके यहाँ 700 स्कूलों में इनका लाइब्रेरी नहीं है। मैं इन्हीं की वेबसाइट के डाटा बोल रहा हूं आपको। ठीक है सर। शिक्षा मंत्री को आना था, मैं चाहता था वो रुके, परंतु मेरे आने के बाद मेरी शक्ल देख के साथ वो आ गए। ठीक है सर, आपने बात की कि मतलब हम बात कर रहे हैं हरियाणा की और दिल्ली की तुलना कर रहे हैं। एक और थोड़े से आंकड़े बता दूं बता आपको। दीजिए। हरियाणा को जानकारियों के साथ शिक्षा मंत्री घर पे देख ले, कुछ सुधार करने का प्रयत्न करें। 24,707 स्कूलों में प्लेग्राउंड नहीं है। 1108 स्कूल में 1,108 स्कूल में लड़कियों का टॉयलेट नहीं है। 1,708 स्कूलों में बॉयज का टॉयलेट नहीं है। और बिजली का कनेक्शन 204 में नहीं है, और फंक्शनल बिजली 517 स्कूलों में नहीं है। सर, इन आंकड़ों की तुलना थोड़ा सा हम इस तरह भी कर सकते हैं कि आपने पंजाब में सत्ता में आने से पहले दिल्ली के एजुकेशन मॉडल का दावा किया था। अब पंजाब में आप बदलाव के लिए क्या रणनीति है आपकी? क्योंकि सर, हरियाणा में जब 2024 के रण में आप आएंगे तो दिल्ली से ज्यादा आपको पंजाब की तस्वीर दिखाकर आगे बढ़ना है। तो क्या है पंजाब की स्थिति? आज तो मैं हरियाणा में आया था, मैं हरियाणा का थोड़ा डाटा लेके आया था। मैं मोटे चाह रहा था हरियाणा पंजाब में सरकार बदलेंगे सुन ले। सर, नहीं मोटे सुनना तौर पे कह चाहते रहा हूं, कोई बात पंजाब नहीं, में मैं बदलेगी पंजाब की तस्वीर। बात बताता हूं। सर, पंजाब में मेरा मोटा सवाल ये है, तस्वीर बदलेगी मतलब दिल्ली की तर्ज पर तस्वीर बदलेगी? पंजाब के शिक्षकों को भी दिल्ली की तर्ज पे ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजा अभी। जी पंजाब के अंदर 40,000 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट किया। जी पंजाब की सरकार ने भ्रष्टाचार बंद करके 18,000 करोड़ रुपए महीने का रेवेन्यू फालतू जी ले लिया है। पंजाब के अंदर भी दिल्ली की तर्ज पे 400 से ऊपर मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं। जी जो 40 बार हरियाणा में पर्चा लीक हुआ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, पंजाब में इसके विपरीत 40,000 बच्चों को बिना पर्ची और खर्ची के सरकारी नौकरी मिल चुकी है। गुप्ता जी, ये हम एजुकेशन से आगे बढ़कर बात करते हैं। पूरे प्रदेश में जो हरियाणा की सरकार है, जो पिछले 5 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अब 3 साल 3.25 साल से गठबंधन के साथ सत्ता में है। एक बात कहती है सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल कि हमने बड़े बदलाव किए हैं, हमने जो पारदर्शिता है उसके साथ काम किया है, चाहे वो नौकरियों में पारदर्शिता की बात हो या फिर डेवलपमेंट में सबका साथ सबका विकास की बात सरकार करती है। आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी जो है वो किस नजर में देखती है हरियाणा सरकार की इन 8 सालों को, 8.25 सालों को? हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता देखती है नौकरियों में। जी बहुत खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है, इस देश के अंदर
पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जहां के पब्लिक सर्विस कमीशन के इनके राज में 30 बार पेपर लीक हुए। जब खर्ची और पर्ची की सेटिंग नहीं तो पेपर लीक हो जाती है, बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, ओवर एज हो जाते हैं और फिर वो अपराध की व्यवस्था के अंदर या नशे की व्यवस्था के अंदर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था, मैं आप 4 दिन पहले की बात बता दूं, इस बजट सत्र के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय से जो बुलेटिन जारी हुआ था, जो सोशल सुरक्षा की बात है, हरियाणा देश में सबसे पीछे है। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। अपराध की हरियाणा राजधानी बन चुका है। हरियाणा के अंदर हरियाणा का मुख्यमंत्री जब शिक्षा मंत्री बच्चों को अपराधी बोलता है जी, और हरियाणा का मुख्यमंत्री किसान को आतंकवादी और खालिस्तानी बोलता है। हरियाणा का मुख्यमंत्री बोलता है कि ये किसान नहीं, इनकी जड़ चीन में और पाकिस्तान के अंदर है। अगर किसी देश प्रदेश का मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री अपने बच्चों के लिए, अपने नागरिकों के लिए यह नजरिया रखेगा तो वहां पे विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये नजरिया बदलना पड़ेगा। लेकिन सर आपने नौकरियों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अभी हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हरियाणा में 155 एचसीएस अधिकारियों की और अलाइड सर्विस के अधिकारियों की भर्ती की है। और पूरी सूची में आपकी पार्टी ने भी होमवर्क किया होगा या फिर दूसरे राजनीतिक दल भी होमवर्क कर रहे हैं जो विपक्ष में है। कोई ऐसे चेहरे इस बार निकल कर नहीं आ रहे कि कोई किसी का भतीजा हो, कोई किसी का बेटा हो, कोई किसी का नजदीकी रिश्तेदार हो। हाँ, और सरकार ये कहती है, इसी दम पर सरकार कहती है कि अभी जो तमाम जो भर्तियां हम करते हैं मेरिट पर करते हैं, पारदर्शिता के साथ भर्ती करते हैं। आप देखिए सर 155 एचसीएस और अलाइड सर्विस की भर्ती करना और उसमें कोई ऐसे चेहरे निकल कर नहीं आना, या आप जैसे राजनीतिक दल घेर लेते हैं, जब रिजल्ट आता है सारी लिस्ट सामने आ जाती है। मैं वही बता रहा हूं जी। अभी 10 दिन पहले पशु चिकित्सक का परीक्षा पेपर लीक हुआ, हाईकोर्ट ने भी उसके रिजल्ट पे वो लगाया। उसके पेपर बिहार में बने थे और वहां ट्रेनिंग दी गई थी। अब भी इनके रिश्तेदार इसलिए नजर नहीं आए कि इंपोर्ट किए। हरियाणा के लोगों को तो लायक समझते नहीं है मुख्यमंत्री। तो इस बार जो मेरिट पे बच्चे आए हैं उनको आप मतलब ये मानते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, हरियाणा के बच्चे क्यों नहीं, हरियाणा के अंदर हरियाणा के बच्चे क्यों नहीं, वो बाहर से क्यों लाने पड़ते हैं? हरियाणा वालों को वेटेज क्यों नहीं दी जाती? मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हर प्रदेश का जो सेवा आयोग होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उस प्रदेश के बारे में कोई क्वेश्चन पूछता है, उस प्रदेश के विषय में कोई उसके अंदर प्रश्नावली के अंदर होता है। परंतु हरियाणा एक ऐसा राज्य है इसमें हरियाणा के विषय में कुछ नहीं पूछा जाता। क्यों भाई? हरियाणा से इतनी नफरत क्यों है? हरियाणा के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन पे सीधे सीधे आरोप लगे कि पैसे साहब यहां देने पड़ते हैं, और उसने कहा जी पैसे ऊपर देने पड़ते हैं। हरियाणा की विधानसभा में चैट गूंजी कि साहब पैसे मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर गए, क्यों नहीं इस के ऊपर ईडी की, सीबीआई की जांच हुई? क्यों नहीं इस पे जांच का आज तक वो क्रम आगे बढ़ा? और वही क्रम रुका नहीं। ये तो बात मैं 6 महीने पहले की बात, पुरानी बात कर रहा हूं जी। आज तक लगातार वो पेपर लीक हो रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के 10 साल के शासन में 30 बार पेपर लीक हुए। मतलब हर महीने पेपर लीक हो रहा है ना जी, एक से ज्यादा पेपर लीक हो रहा है। व्हाट इज मीन बाय दैट? आप इसको कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा कि हरियाणा को किस दिशा के अंदर ले जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर खनन माफिया हो रहा है, अभी जगह जगह लोगों को मार दिया जाता है। हरियाणा के अंदर कल भी भिवानी में 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया। हरियाणा के अंदर हर जगह रिश्वत का बाजार गर्म हो गया है। मैं एक बात बताऊं, हरियाणा के अंदर 2-2, 3-3 तहसीलों में एक तहसीलदार है जी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हरियाणा में बच्चों की कमी है, पढ़े लिखे लोगों की कमी है? क्यों नहीं भर्ती करते ये? आज भी, आज मैं ये शिक्षा मंत्री आए थे, इनकी विधानसभा में देख लो, जितनी तहसीलें उतने तहसीलदार नहीं है। एक एक तहसीलदार के पास किसी के पास 2 तहसील का चार्ज है, किसी के पास 3 तहसील का चार्ज है। और वो क्या करता है, 4 बजे जाता है, नोट इकट्ठे करना शुरू करता है, तब कोई देता है, तब रजिस्ट्री करता है, उससे पहले रजिस्ट्री नहीं करता। आप पंजाब में जाके देखो साहब, 9:30 बजे तहसीलदार आके बैठ जाता है और 1 रुपया नहीं मांग सकता, कहता भगवंत मान देख लेगा भाई, पैसे नहीं लेंगे। अभी पंजाब की चर्चा सर कर रहे हैं आप, तो पंजाब में अभी 2 दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ, आप की पार्टी के एक विधायक के ऊपर आरोप लग रहे थे। उस मामले के बाद जो वो हरियाणा के जो राजनीतिक दल है वो निशाना साध रहे हैं कि देख लीजिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारी ईमानदारी की बात करती है। आम आदमी पार्टी ऐसी है
जो विधायक हो चाहे मंत्री हो, हमारी विजिलेंस ही छापे मारती है, हमारी पुलिस ही मारती है। आज तक बीजेपी वालों ने मारा अपने बीजेपी वाले पे एक भी। कैसे व्यवस्था सुधारेंगे? ये तो चोरों को बचाते हैं और हम चोरों को पकड़ते हैं, कोई हो। बीजेपी इसके अपोजिट में ये दावा करती है सर कि हमने कर्मचारी चयन आयोग में या लोक सेवा आयोग में जब हमें धांधली की शिकायत मिली तो हमने लोक सेवा आयोग से भी अधिकारियों को पकड़ा और कार्रवाई की। क्या कार्रवाई करी? जेल में भेजा किसी को? किसी को भेजा? किसी के पीछे सीबीआई लगाई? अरे साहब क्या कार्रवाई करें? मुख्यमंत्री पास में बैठा के उनको न्योता देते हैं रोज। ये कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई ये होती है जैसे आम आदमी पार्टी करती है, जेल के अंदर भेज देना। तो इस 8 साल में आप हरियाणा को कहां देखते हैं? मतलब बीजेपी के और गठबंधन के इस कार्यकाल को आप कहां देखते हैं? हरियाणा किस? हरियाणा कृषि प्रधान देश है जी। हरियाणा का एक एक किसान नाराज है। हरियाणा के अंदर आज भी खेत के अंदर टमाटर 2.5 रुपए किलो बिक रहा है, गोभी 2 रुपए किलो बिक रही है। मंडी तक आते हुए चाहे 15 रुपए किलो मिले, परंतु उस किसान की क्या गलती है? आजादी को 75 साल हो चुके हैं। अमेरिका का किसान, ऑस्ट्रेलिया का किसान हेलीकॉप्टर से अपने खेत में छिड़काव करता है, यूरोप का किसान मर्सिडीज कार से अपने खेत में जाता है, परंतु मेरे हरियाणा का किसान का सवेरे 4 बजे अगर पानी का नंबर आता है, उसका बढ़िया जूती पैर में पहनने के लिए नहीं होती, वो हेलीकॉप्टर का और मर्सिडीज तो सपने नहीं देखता। इस स्थिति के अंदर आज इन्होंने हरियाणा प्रदेश को ला दिया है कि छापेमारी करते हैं गरीब आदमी के यहाँ पे, और इतना प्रताड़ित करते हैं कि धमतान गांव में उस किसान को आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसा 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 अत्याचार। दिल्ली के अंदर तो बिजली फ्री है, पंजाब के अंदर भी बिजली फ्री है, हरियाणा के अंदर बिजली के कारण से आत्महत्या करनी पड़े। इस पर ये कहती है सरकार की जो ये फ्री वाला कल्चर है ये नहीं डेवलप करना चाहिए, लोगों को फ्री की आदत नहीं डालनी चाहिए, लोग जो वो पे करें लेकिन सुविधाएं मिले लोगों को। ये बात आपने बहुत दुरुस्त कही। लेकिन फ्री अदानी को 80,000 करोड़ रुपए दे दो और माफ कर दो, उस पर चर्चा भी ना करो। हाँ हाँ, फ्री अपने मित्रों को लुटा दो, देश को, गरीब आदमी को तो। सुनिए, मैं सांसद हूं, 50,000 यूनिट बिजली की फ्री मिलती हैं और आजादी के बाद से आज तक ले रहे हैं। ये 200 यूनिट अगर अरविंद केजरीवाल ने दे दी, 300 यूनिट दे दी तो इनको तकलीफ होगी। क्यों 50,000 यूनिट बंद नहीं करते? उनको जिंदगी भर हवाई यात्रा मुफ्त मिलती है, 60 टिकटें। रेल एमपी रहे ना रहे, उसको, उसकी धर्मपत्नी को, उसके असिस्टेंट को रेल यात्रा मुफ्त मिलती है। अरविंद केजरीवाल ने 50 रुपए की टिकट फ्री कर दी तो इनको तकलीफ होगी। अरे साहब, ये जनता का पैसा है, ये जनता का देश है, ये लीडरों का देश नहीं है कि खाओ लुटाओ, उनके मित्र करोड़ों रुपए लेके भाग जाओ। परंतु नहीं साहब, अदानी के बारे में कुछ बोला तो देशद्रोह हो जाएगा। क्यों? वाह भाई वाह। गुप्ता जी हरियाणा पे लौटते हैं वापस। हरियाणा की बात हम करते हैं, दोबारा लौटते हैं हरियाणा पर। 8 साल 8.25 साल सरकार के हो गए। 2024 जो है वो अभी आपको भी रण में जाना है और सभी राजनीतिक दल मैदान में उतरेंगे, लेकिन आपकी हरियाणा को लेकर तैयारी क्या है? चूंकि आदमपुर का उपचुनाव तो बहुत ज्यादा निराशाजनक रहा है आपके लिए, इसके बाद अब आपकी तैयारी क्या है और संगठन आपका कहां पर है? हरियाणा में संगठन किस रूप में है? संगठन वॉलेंटियर मैपिंग हम कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। जब परिवार बढ़ता है तो बाकी लोगों को एडजस्ट करने के लिए संगठन को हमने भंग किया और संगठन का पुनर्निर्माण का कार्य हम अप्रैल के अंदर शुरू कर देंगे। जहां तक सरकार की बात है जी, हरियाणा के लोग हर गांव में, आप एक बार 6250 गांव में चक्कर लगा लो जी, एक भी गांव में एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जहां पे खट्टर की बुराई करने वाला आदमी ना हो, और एक भी गांव में एक ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कि अरविंद केजरीवाल की तारीफ करने वाला ना हो। मैं 6200 गांव के चैलेंज करता हूं जी, आप मेरे साथ चलो। अरविंद केजरीवाल जो हरियाणा का लाल है, उसका हर गांव में हर आदमी तारीफ करता है। क्यों? क्योंकि वो जनता का काम करता है। जनता के लिए अच्छी बिजली, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी नौकरी, अच्छी पढ़ाई और 24 घंटे जनता का ख्याल। ये क्या करते हैं? जाति पे, धर्म पे बांट देते हैं, वो जहर उगलते रहते हैं। तारीफ को वोट में तब्दील करना भी तो बड़ी चुनौती है ना। आदमपुर का नतीजे उपचुनाव के जो थे उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो जो मैं आदमपुर का जवाब दे दूं, उनकी बुराई है वो वोट के नतीजों में तब्दील करना। वोट के नतीजों के तब्दील, आम आदमी पार्टी को ना व्यवस्था बदलने के लिए जाना जाता है जी। आदमपुर के उपचुनाव से व्यवस्था नहीं बदलनी थी। जिला परिषद के चुनाव हुए, हम दूसरे नंबर पर रहे जी। नगर परिषद के चुनाव हुए, हम दूसरे नंबर पर रहे। विधानसभा के चुनाव गए, हम पहले नंबर पर रहेंगे और सरकार बनाएंगे जी।
तो अभी जो नगर निगम के चुनाव होने हैं गुरुग्राम फरीदाबाद, उसको लेकर आम आदमी पार्टी तैयार है? आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, चाहे मानेसर का हो, चाहे गुड़गांव का हो, चाहे फरीदाबाद का हो। ये डरते हुए मैं आपको फिर बता दूं जी। 1 साल से ऊपर फरीदाबाद का चुनाव ड्यू हो चुका है, ये नहीं कराना चाहते। सरपंचों का चुनाव 1 साल के बाद इन्होंने कराया और अब उनकी पावर खत्म कर दी। आज सरपंचों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं भाई नहीं, अब तो तुम हमारे विरोध में, तुम्हारी पावर नहीं चलेगी। ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं। लेकिन सरकार पारदर्शिता बता रही है इसको, सरकार पारदर्शिता बता रही है इसको कि पारदर्शिता आएगी गांव में। मतलब 4 साल का चुनाव, 3 साल का चुनाव, उसको 1 साल लेट कर दो, पारदर्शिता है? अफसरों के माध्यम से चलाते मामला रहो। कोर्ट में था सर, चुनाव का लेट होना तो एक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ई टेंडरिंग का विरोध क्यों? ई टेंडरिंग से पारदर्शिता की बात सरकार कर रही है। नहीं, क्योंकि गांव में इंटरनेट नहीं है। गांव के अंदर जो सरपंच हैं अभी इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो कंप्यूटर के माध्यम से सारे काम कर पाए। ये अफसरों से सरकार चलाना चाहता है गांव हरियाणा में की। तो सर एजुकेटेड पंचायतें हैं, सरकार मैं कह रहा हूँ ने पहले से- एजुकेटेड हैं, पर इंटरनेट की फैसिलिटी कहाँ है? इंटरनेट की फैसिलिटी कहाँ है? हर गांव के अंदर आज इंटरनेट तो नहीं है, हर गांव के अंदर कंप्यूटर तो नहीं है। तो ये सरपंची जो है, जो छोटे छोटे काम हैं गली के, मोहल्ले के, उनको भी अफसरों के माध्यम से कराना चाहते हैं, चुनी छोटी सरकार के माध्यम से नहीं कराना चाहते। मैं आपको दिल्ली का उदाहरण बताता हूं। दिल्ली एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से दिल्ली की जनता ने हरा दिया। एलजी के माध्यम से पिछली 3 बार से मेयर नहीं चुनने दे रहे कि साहब हमने नॉमिनेट कर दिए, वो वोट डालेंगे, हम नहीं कराते, हम नहीं कराते। सुप्रीम कोर्ट ने कल इनका बड़ा करारा तमाचा लगाया कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते जी। तो ये इस देश के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। समय पे चीजें कराते नहीं है, और कराते तो फिर उनको धमकाते हैं। आज ये सरपंचों को धमका रहे हैं कि तुम्हें राइट टू कॉल कर लेंगे, कॉल बैक कर लेंगे, तुम्हारी पावर घटा देंगे। ऐसा नहीं चलता इस लोकतंत्र में। सर ये जो अभी आम आदमी पार्टी, आप कह रहे हैं कि हर जगह पर हमारी चर्चा है, आपकी तारीफ है, तो 2024 के पहले जब आप मैदान में जाएंगे तो कोई गठबंधन में या किसी इस तरह से कोई नया समीकरण बना के जाएंगे, या फिर अपने बलबूते पर ही मैदान में अपनी गठबंधन पक्का होगा साहब। 140 करोड़ लोगों के हिंदुस्तान की जनता से गठबंधन होगा, इन राजनीतिक दलों से नहीं होगा। जी, मतलब अपनी ताल अपने दम पर ठोक देंगे, कोई किसी से गठबंधन नहीं होगा। अपने दम पे, जनता के दम पे। जनता बदलाव चाहती है। जनता अब हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम, जाट नॉन जाट, पंजाबी नॉन पंजाबी, ये बातें नहीं चाहती। जनता चाहती है शिक्षा, जनता चाहती है चिकित्सा, जनता चाहती है रोजगार, जनता चाहती है विकसित हिंदुस्तान, शिक्षित हिंदुस्तान। तो आपका जो संगठन है वो कब तक आप लोगों के सामने लेकर आएंगे? आम आदमी पार्टी हरियाणा में किस रूप में कैसे आगे बढ़ेगी? अभी हर गांव के अंदर हम अपनी वॉलेंटियर मैपिंग कर रहे हैं, अपने वॉलेंटियर्स को रिकॉर्ड के ऊपर ला रहे हैं। जब सारे वॉलेंटियर रिकॉर्ड पे आ जाएंगे तो अप्रैल से हम संगठन का पुनर्निर्माण शुरू कर देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, धन्यवाद जनता आपका, टीवी के बहुत-बहुत। संवाद कॉन्क्लेव 2023 में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता मौजूद थे, जो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक बड़ा विकल्प होगी 2024 में। सरकार की कई खामियां जो है वो सुशील गुप्ता ने जनता टीवी के इस संवाद मंच के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने रखी है, और ये दावा कर रहे हैं कि अकेले मैदान में आएंगे और जनता के साथ गठबंधन करके मैदान में अपनी किस्मत आम आदमी पार्टी 2024 के रण में आजमाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी। और आग्रह करूंगा मैं श्री शशि रंजन जी से, संपादक जनता टीवी, की वो मंच पर आएं और प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर सुशील गुप्ता जी को सम्मानित करें। सुशील गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला और हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम संवाद हरियाणा कॉन्क्लेव 2023 में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।